सूरज, आपको कुछ डाउट था शायद संविधान को लेकर, आकर पूछ लीजिए आप। हाँ सर, एक डाउट था। जब मैं एग्जाम का तैयारी कर रहा था उन दिनों मैंने पढ़ा था संविधान में कि जो क्या बोलते हैं, कोई अपना संविधान में आर्टिकल नंबर 18 में दिया गया था कि कोई अपना पद नहीं दिया, भारत सरकार द्वारा पद नहीं दिया जा सकता। लेकिन अब आज के पेपर में देखा तो उसमें पद दिया है, पद्म विभूषण, और बिहार के और कुछ अन्य राज्यों को लोगों को दिया गया है। तो ये कैसे हो गया सर उसमें? मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने शायद संविधान में ये देखा होगा कि भारत सरकार या कोई भी व्यक्ति उपाधि धारण नहीं कर सकता। यही था डाउट? हाँ। और अभी आप ये देखे होंगे कि फिर भारत रत्न मिल जाता है और कल रात को जैसे कि पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण पुरस्कारों की घोषणा भी कर दी गई, वो भी एक पद है। तो ये कैसे हो गया? चलिए बैठिए, मैं आपको समझा रहा हूं। दोस्तों, आप लोगों को भी ये डाउट होगा, और जैसा सूरज को डाउट है, तो सूरज, मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत करता है, और इसके हिसाब से कोई भी व्यक्ति उपाधि धारण नहीं कर सकता। लेकिन इसमें एक चीज का वर्णन है, अगर आप इसको सूरज, अगर आप उससे अनुच्छेद 18 को फिर से पढ़िएगा, उसमें एक चीज है कि सेना अथवा राष्ट्रपति को छोड़कर उसके अलावा कोई और अगर उपाधि दे तो उसके उपाधि के लिए मना किया गया है। मतलब जो अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, वही अनुच्छेद 18 राष्ट्रपति और सेना को ये अलाउ करता है कि आप चाहे तो उपाधि दे सकते हैं। और मैं आप लोग को उपाधि के बारे में बता दूं सूरज, और दोस्तों आप लोग भी सुनिएगा, बहुत ही काम का उपाधि है। 1954 से इन सम्मानीय पुरस्कारों की शुरुआत हुआ था। दोस्तों 1954 में दो प्रमुख पुरस्कार ही होते थे। पहला भारत रत्न, जो सबसे उच्च लेवल का पुरस्कार होता था, और उसके बाद से पद्म पुरस्कार दिए जाते थे। लेकिन भारत रत्न का तो ठीक था, पद्म जो पुरस्कार थे ना, वो 3 भागों में बांटा गया था, एक स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3। और लेकिन जब ये पुरस्कार दिया था, पद्म पुरस्कार में जब पुकारा जाता था, स्तर 1 के लिए इसको दिया, 2 के लिए इसको, 3 के लिए इसको, तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता था अलग अलग स्तर बांटना। इसलिए इसको और सम्मानीय बनाने के लिए, और ये चला भी नहीं, 1 साल के बाद ही इसको परिवर्तित कर दिया गया। भारत रत्न तो भारत रत्न ही रहा, लेकिन भारत रत्न के बाद ये जो पद्म पुरस्कारों को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। सबसे पहला और ऊपर का हो गया पद्म विभूषण, और उसके बाद का पुरस्कार हो गया पद्म भूषण, और सबसे कम का पुरस्कार हो गया, सबसे नीचे का पद्मश्री। और दोस्तों उसके बाद से लगातार पुरस्कार दिया जा रहा है, और इन पुरस्कारों की घोषणा सामान्यतः 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर ही की जाती है। तो दोस्तों 2025 में भी 26 जनवरी की पूर्व संध्या, मतलब 25 जनवरी को ये पुरस्कारों की घोषणा की गई, और ये पुरस्कारों में 7 पुरस्कार पद्म विभूषण दिया गया, जिसमें 3 पुरस्कारों को मरणोपरांत दिया गया। इनमें से प्रमुख व्यक्ति हैं शारदा सिन्हा हैं, जो बिहार की स्वर कोकिला भी कही जाती है, और ये बिहार की भक्ति गायन करती थी। और दोस्तों आपको बता दूं कि छठ का, जो बिहार का सबसे प्रमुख त्यौहार है, इसमें शायद ही कोई ऐसा, मतलब रेयर केसेस में ऐसा गाना हो जो एक गाना शारदा सिन्हा का न चले। और दोस्तों छठ का त्यौहार बिहार, फिर यूपी और झारखंड राज्यों में मनाया जाता है। वैसे तो दोस्तों छठ तो पूरे देश में ही मनाया जाता है, बिहार, यूपी और झारखंड के रहने वाले लोगों के द्वारा। तो दोस्तों ये शारदा सिन्हा का प्रमुख योगदान के कारण उनको पुरस्कार दिया गया मरणोपरांत। और दूसरा पुरस्कार जापान के एक उद्योगपति सुजुकी को दिया गया। इन लोगों के साथ में 3 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, और दोस्तों 19 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जिसमें 4 लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों 131 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, जिसमें 6 को मरणोपरांत दिया गया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि सूरज के साथ साथ आप लोग का भी ये डाउट होगा, और आप लोग का भी डाउट दूर हो गया होगा कि जब संविधान में मनाही है उपाधियों की, तो ये उपाधि क्यों दी जाती है। दोस्तों ये उपाधि वही अनुच्छेद 18 के अनुसार से ही दी जाती है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवादी प्रेरित नए विचारों के साथ।